हेलो साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। साथियों, जैसा कि आपने देखा, इस हफ्ते मैंने 2 वीडियो सीटेट पे बनाए और एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, और 2 वीडियो आपके एक हिस्ट्री आधुनिक भारत पर आया और एक वीडियो आपका साइंस पे आया। तो मैंने यही सोचा है कि साइंस में प्रकाश जो है उसके अभी 2 वीडियो और आएंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा ही नहीं। प्रकाश पे 2 टॉपिक और होंगे, उसमें एक में दर्पण लेंस और एक में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और साथ में इंद्रधनुष, विवर्तन, व्यतिकरण, इस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आइए सीटेट के तीसरे पार्ट में आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सीटेट के तीसरे पार्ट में आप जानते हैं 2 पार्ट में मैंने एनसीईआरटी बुक का जो बेस है वो दिया है, और उससे क्वेश्चन बनते हैं। 15 मार्क्स में क्वेश्चन आपको 10 से 12 क्वेश्चन इससे मिलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीधे सीधे सब चीज़ें मिल जाएं, और ये दिखती हैं कि 3, 4, 5, 6 वीडियो पार्ट में बन रहा है, लेकिन आप जब कॉपी में लिखेंगे तो एक एक पन्ना या 1.5 पन्ने से ज़्यादा नहीं बनता है। मुश्किल से आपके 6-7 पन्ने में पूरा एनसीईआरटी नहीं पड़ जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी बता दूंगा, कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी बता दूंगा, पर्यावरण दिवस, बहुत सारे दिवस हैं जो इम्पोर्टेंट पेपर में आ सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि पीडोलॉजी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं वो आपको भी बताऊँगा। ठीक है, साथ ही साथ मैंने ये सोचा है कि जब पीडोलॉजी, ये पर्यावरण पूरा समाप्त हो जाएगा, इसके 8-10 वीडियो जो भी हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा बाल विकास का भी बता दूंगा, और आपको गणित में जो पीडोलॉजी आती है, सीधी सीधी क्वेश्चन बनते हैं, गणित की पीडोलॉजी बताएं। गणित तो बहुत आसान बात है, उसकी पीडोलॉजी भी आपको टच में करा दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारी की पीडोलॉजी। और 5 जुलाई को अगर एग्ज़ाम होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी मैं उसके पहले करा डालूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3 सीटेट का। तो देखिए इसमें क्या है, तथ्य हैं, आपको बस नोट्स बनाते चलना है। और एक भाई किसी ने कहा था सर थोड़ा सा रेड मार्कर का यूज़ करिए, तो हाइलाइटर का, तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं आज उसको भी यूज़ करूँगा आपके कहने पे और आप ही के लिए। तो सबसे पहले है, देखिए खेजड़ी का पेड़। तो खेजड़ी का पेड़ ये कहाँ पर होता है? खेजड़ी पेड़ के बारे में एक बार पूछा गया क्वेश्चन। आप मेरे जो मैं जो बोल रहा हूँ मैं फेक नहीं बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखिएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये कहाँ का है? राजस्थान का। कहाँ पर उगता है, क्यों, क्या विशेषता है? यहाँ पर कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी खेजड़ी के पेड़ को कम पानी की आवश्यकता होती है। और कम पानी कहाँ मिलता है? राजस्थान में, इसलिए वो राजस्थान की स्थितियों के हिसाब से उग जाता है। तो खेजड़ी का पेड़ कहाँ पर मिलते हैं? वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष राजस्थान में। और राजस्थान में बेसिकली कहाँ मिलते हैं? जोधपुर के खेजड़ी गाँव में। खेजड़ी गाँव है वहाँ के, जोधपुर का इलाका, जोधपुर राजस्थान के अंदर आता है, वहाँ के गाँव में है। और वहाँ पर विशेषता ये थी कि बिश्नोई समाज वहाँ पर रहता है। उस गांव में बिश्नोई समाज के लोग बेसिकली रहते हैं उस समाज में। ठीक है, और इस पेड़ की क्या विशेषता वो देख लीजिए। पेड़ है जोधपुर राजस्थान में, ठीक है, खेजड़ी गांव में, वहाँ पर बिश्नोई जात के लोग रहते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि कहाँ का है? राजस्थान का। राजस्थान में कहाँ? जोधपुर में। जोधपुर में किस जात के लोग जहाँ रहते हैं, जिस गाँव में ये है, वो है बिश्नोई जात के। ठीक है, विशेषता क्या है खेजड़ी पेड़ की? पूछी गई है विशेषता, बिल्कुल देखिएगा आप, क्वेश्चन 17 या 18 में आया हुआ है, एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन आया हुआ है। इसकी छाल से दवा बनती है। इसकी जो छाल होती है, जो तना होता है उसमें छाल निकलती है, उससे क्या बनती है? हमारी दवा बनती है। मतलब इसकी जो छाल है दवा बनाने में काम आती है। लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। आप जो सोचिए, जो इसकी छाल है वो दवा बनाने में काम आ रही, तो एंटीसेप्टिक की तरह एक तरीके से है, तो कीड़े उसमें नहीं लगेंगे। तो लकड़ी में क्या नहीं लगता है? कीड़ा नहीं लगता है। फलियों की सब्जियां बनती हैं, जो उसकी फलियां होती हैं पेड़ में, जो फलियां निकलती हैं उसकी क्या बनती है? सब्जी निकलती है। तो फ़ायदे देखिए आप, लकड़ी छाल में क्या है? दवा, लकड़ी में कीड़ा नहीं लग रहा है, और साथ में क्या है? फलियों की सब्जियां। पत्ते जानवर खाते हैं, इसके जो पत्ते हैं जानवर खाते हैं। बेसिकली पेड़ पौधों के पत्ते तो जानवर खाते हैं, तो ये भी एक तथ्य है। और इस पर्टिकुलर पेड़ से जुड़ी एक कहानी है कि अमृता से जुड़ी हुई, उसमें एक राजा का जिक्र किया गया है। वो राजा क्या करता है, 300 साल पुरानी कहानी है कि वो राजा उस पेड़ को काट देता है किसी वश, अपने कारणवश उस भूमि को खाली कराने के लिए, भूमि को ज़रूरत थी उसको, ऐसी कुछ कहानी थी उसमें। तो क्या करता है अमृता अपने दोस्त के लिए उस पेड़ों के लिए, अमृता के दोस्त करके कहानी 300 साल पुरानी, उसमें अमृता क्या दे देती, उन वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान दे देती। सोचिए वृक्ष के प्रति उसका कितना प्रेम था, जो आजकल देखने को नहीं मिलता। लोग बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं और आप सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो अमृता के दोस्त, 300 साल पुरानी कहानी, जान दे दी उसने पेड़ की रक्षा हेतु। सोचिए, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी लड़की है जिसने वृक्षों के लिए जान दे दी? अमृता नाम की लड़की। ठीक है, 300 साल पुरानी कहानी। और वो कौन सा वृक्ष है जिसके लिए ऐसा हुआ? वो थे खेजड़ी के वृक्ष, खेजड़ी। आइए अब अगला चैप्टर में क्या बताया गया है। एक अनीता नाम की लड़की का जिक्र है।
बोचाहा गांव बिहार मुजफ्फरनगर की रहने वाली। कहाँ की? मुजफ्फरनगर की। ये भले ही कम इम्पॉर्टेंट हो कि वो मुजफ्फरनगर की अनीता है, पूछने को देखिए पूछ सकता है। एक बार पूछा गया था किसी एक पर्टिकुलर पात्र से रिलेटेड, वो कहाँ का था, तो उसमें आप सोचेंगे आपने पर्यावरण पढ़ लिया यूपी टेट वाला, तो वो आप नहीं बता पाएंगे। यूपी टेट वाला पर्यावरण बहुत विशाल है, उसमें सब कुछ आ जाता है जो आपका बाकी तैयारियों में पर्यावरण यूज़ होता है। ठीक है, तो अनीता कुशवाहा के बारे में बताया गया, ये मुजफ्फरनगर की है और बोचाहा गांव बिहार की है। ठीक है, इसके बारे में ये कहा गया है कि ये मुजफ्फरनगर में क्या होता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। लीची के पेड़ बहुत होते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है वह कौन सी जगह है जहाँ लीची के पेड़ उगते हैं। लीची के पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ उगते हैं? आपके मुजफ्फरनगर में। VVI कर लीजिएगा इसको, जहाँ जहाँ बताता जा रहा हूँ। और लीची के पेड़ की क्या है कीमत, ये क्वालिटी, ये बताऊँगा अभी। 5वीं तक ये पढ़ी थी लड़की, बहुत गरीब घर से थी, ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के अपना घर चलाती थी। मधुमक्खी पालन इसने करना शुरू किया। क्यों करना शुरू किया, यहाँ आएगी वो बात। मधुमक्खी पालन का काम करती थी, फिर उसने क्या किया, इसको और बढ़ाया। इसके लिए उसने क्या किया, मधुमक्खी का पालन करने लगी, शहद मिलने लगा। उसने 2 बक्से खरीदे, प्रति बक्सा 1000, मतलब 2000 रुपये का एक बक्सा था, कीमत भी है, 2000 रुपये का एक बक्सा था। और उसमें क्या किया, एक बक्से में 12 किलो शहद आ जाता था। एक बक्से में कितना शहद आ जाता था? 12 किलो शहद आ जाता था। ठीक है, और 35 रुपये पर केजी बेचती थी। शहद को कितने में बेचती थी? 35 रुपये केजी, मतलब 1 किलो 35 रुपये में शहद बेचा करती थी। इस तरीके से वो व्यापार करने लगी और उसका सपना था कि वो होल सेलर बन जाए, ताकि गांव की जो गरीबी है उसकी वो दूर हो जाए। तो होल सेलर बनने का उसका सपना था। तो अनीता एक लड़की थी, कहाँ की? मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? लीची के फूल मिलते हैं, कहाँ है? बिहार में। ठीक है, अब आइए, लीची के पेड़ पे ही मधुमक्खी का क्यों सोचा उसने? क्योंकि जो लीची के फूल होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा, लीची के फूल में ही क्या होता है? मधुमक्खी को लुभाते हैं। लीची के फूल जो हैं वो मधुमक्खी को लुभाया करते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खियाँ हैं जो आके लीची के फूल पे आकर्षित होती हैं, उससे रस लेती हैं और अपने छत्ते पे शहद बनाती हैं। तो फरवरी में ये खिलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लीची के फूल, आप लिख के ले लीजिए, आप पेपर देखिएगा 2-3 साल पुराने उठा कि लीची के फूल खिलते कब हैं। VVI कर लीजिए इसको भी। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। अब आ जाइए मधुमक्खी पे। मधुमक्खी की तथ्य सुन लीजिए। अक्टूबर से दिसंबर के समय मधुमक्खी पालन करना उचित समय है। मतलब अक्टूबर से दिसंबर के समय आप मधुमक्खी का पालन करेंगे तो मधुमक्खी का पालन का ये उचित समय है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? अंडे देती हैं। अंडे देती हैं तो खूब सारी मधुमक्खियाँ होंगी, अपने बच्चे रखने के लिए, अंडे रखने के लिए वो क्या करेंगी? छत्ते बनाएंगी। तो उचित समय कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी VVI कर लीजिए, एक बार पूछा गया है ये भी। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हल्के में मत लीजिए। मधुमक्खी पालन का उचित समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी। फूल खिलते हैं फरवरी, फा से फूल, फा से फरवरी, लीची के फूल। और आपके मधुमक्खी का पालन अक्टूबर से दिसंबर, ठंडियों में। अंडे देती हैं, इस वजह से यहाँ पर VVI इसको लगा लीजिएगा। और अंडे देती कौन है? रानी मक्खी। अंडे देती कौन है? रानी मक्खी। ये ध्यान रखिएगा, अंडे देने का काम होता है रानी मक्खी का। बाकी सब शहद इकट्ठा करती हैं। और जब वो शहद इकट्ठा करती हैं, जब उनको किसी फूल पे रस मिल जाता है तो रस मिलने पर वो नृत्य करती हैं। ये भी एक बात है, इसमें मजाक की बात नहीं कि जब उनको रस मिल जाता है तो एक नृत्य करती हैं, मतलब झूमती हैं। तो रस मिलने पर ये एक इशारा आप समझ सकते हैं कि दूसरी मधुमक्खी को इशारा देती कि आइए यहाँ पर फूल में रस है, आइए सब लोग इकट्ठा हो जाइए। तो इस तरीके से यहाँ पर है। ठीक है, तो मधुमक्खियाँ क्या रहती हैं? समूह में रहती हैं। मधुमक्खियाँ किस में रहती हैं? समूह में रहती हैं। तो ये पूछा गया था एक बार, मधुमक्खी के अलावा और कौन कौन से जीव समूह में रहते हैं? तो याद रखिए, पहला तो मधुमक्खी हो गया, ठीक है। दूसरा कौन हो गया? ततैया हो गया, दीमक हो गया, चींटियाँ हो गया। इन सबको लिख लीजिएगा, ये सब किस में रहते हैं? समूह में। कोई चौथा आंसर आपको दे देगा कि लिख देगा कि इनमें से कौन सा समूह में नहीं रहता है, तो आप देख लीजिएगा, चौथा ऑप्शन कोई दे देगा वो समूह में नहीं रहने वाला होगा। हो सकता है आपको मालूम है, अच्छी बात है, लेकिन आप लिख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया ये भी। तो समूह में कौन सा नहीं रहता, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, ये एक कहानी का जिक्र है, केरल से यात्रा दिखाई गई है गोवा की। तो उस यात्रा के दौरान जो जो जगह पड़ी हैं, अब आप सोचेंगे पर्यावरण से आया था, भूगोल से आ गया, कोट्टायम पूछा गया। एक चैप्टर में कोट्टायम और कोझिकोड और गोवा की कुछ चीज़ों का जिक्र है। गोवा से केरल की यात्रा का विवरण है, तो उसमें बताया गया है कि कोट्टायम जो जगह है वो कहाँ है? केरल में है। केरल और कोझिकोड भी एक जगह है, वो भी कहाँ है? केरल में।
तो बड़ा आसान है, का से केरल, कोट्टायम और कोझिकोड। कोझिकोड केरल, कोट्टायम केरल, ये दोनों जगह कहाँ है? केरल में। अब आइए केरल के बारे में पूछेंगे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। केरल की भाषा क्या है? मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। VVI कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये भी एक बार पूछा गया है, कोट्टायम। अब मलयालम में कुछ शब्द हैं, ये भी पूछे गए हैं। इसमें हंसी की बात नहीं, इसमें हंसी मत लीजिएगा इसको, यार ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब पूछा गया भैया, इसीलिए लाए हैं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। वली अम्मा क्या है? माँ की बड़ी बहन। वली अम्मा जिसे बोलते हैं ना बड़ी माँ, तो बड़ी माँ की बड़ी बहन, बड़ा आसान है सीखना। माँ की बड़ी बहन, माँ से बड़ा कर दो, माँ की बड़ी बहन। अम्मू अम्मा, अम्मू की पावर 2, तो क्या हो गया? माँ की माँ, अम्मू अम्मा, माँ की माँ। चिटप्पन, चिटप्पन कौन है? चा से चाचा, पिता का छोटा भाई चिटप्पन। कुंजम्मा, पिता के छोटे भाई की वाइफ यानी चाची, तो चिटप्पन हो गए चाचा जी, और कुंजम्मा हो गई पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची। ये सब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कुंजम्मा या चिटप्पन का क्या अर्थ होता है, पूछ सकते हैं, चैप्टर में NCERT की बुक में है ये। अब आइए आगे, गोवा से केरल के मध्य बताया गया है कि उस समय की बात है, हो सकता हो ज़्यादा भी हो, 92 सुरंग और 2000 पुल पड़े थे। उस यात्रा के दौरान 92 सुरंग और 2000 पुल का जिक्र है। 92 सुरंग और 2000 पुल का जिक्र है। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा बोली जाती है। भाषा कौन सी बोली जाती है? कोंकणी। इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा, VVI कर लीजिएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट था, ये जो है पूरा तथ्य देख लीजिएगा एक नज़र, बड़ा इम्पोर्टेंट। भाषा कौन सी गोवा में? कोंकणी। यहाँ पर एक जगह है मड़गांव, तो मड़गांव पूछा सकता है कहाँ पर है गोवा में। क्या विशेषता है यहाँ की? यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। ये जिस पेन से लिख रहा हूँ यही मिट्टी पाई जाती है। गोवा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, लाल और काली मिट्टी का जो एरिया है वो उधरी साइड है, ठीक है। काली मिट्टी का जो बेसिकली एरिया मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है, लाल मिट्टी जो है गोवा में मड़गांव क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। मड़गांव कहाँ है? गोवा में है, ये याद रखिए। गाँव मड़गांव, गोवा, मड़गांव मड़ गोवा, ठीक है। और 2 जगह हैं, इनका भी जिक्र है। गांधी धाम समझ जाइए कहाँ होगा? गुजरात में। वलसाड़, ये भी कहाँ है? गुजरात में। जगहों का जिक्र आया बीच बीच में, तो उन सब के बारे में क्वेश्चन बनते हैं तो बता दे रहा हूँ। गांधी धाम अहमदाबाद गुजरात में, और वलसाड़ भी गुजरात में, लेकिन वलसाड़ क्या विशेषता है? गर्म क्षेत्र है, बहुत गर्म क्षेत्र है, ठीक है। वलसाड़ कैसा क्षेत्र है? गर्म क्षेत्र है, ठीक है भाइयों। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिएगा, आप बनाइएगा नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी से जुड़ा हुआ एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्या ये क्या है? ये पूछा गया, तो किस प्रदेश से आती हैं आप देखिएगा जरूर, जो मैं बोल रहा हूँ। तो VVI कर लीजिए, ये प्रदेश पूछा गया था इनका कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से आती हैं? आंध्र प्रदेश से। क्या थी? वेट लिफ्टर थी, भारोत्तोलन मतलब भार उठाती थी, वेट लिफ्टर थी, ठीक है। और आप जानते हैं काफ़ी फेमस है, भारत से बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ये पूछा जा सकता है, भारत से बाहर इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल। ये तो बदल नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बाद रिटायरमेंट हो गया। पुरानी 12 साल से वजन उठाती, जब ये 12 उम्र की थी तब ये क्या करती थी? वजन उठाने लगी थी, सोचिए। और अब 130 किलो तक वज़न उठा लेती हैं। इनकी लिमिट क्या हो गई है? अब 130 kg तक का वज़न ये उठा लेती हैं। तो इनके बारे में कुछ तथ्य हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, वेट लिफ्टर। ये थोड़ा सा भले ना पूछा जाए, लेकिन ये पहली वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाइयों। आइए आगे देखते हैं। कबड्डी और खो खो का भी जिक्र आया है, तो कबड्डी और खो खो के खिलाड़ियों की संख्या एक बार पूछ दी गई थी। तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7-7, एक तरफ 7, दूसरी तरफ 7। खो खो में एक तरफ होते हैं 9, दूसरी तरफ होते हैं 9। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा गया है खिलाड़ियों की संख्या कि एक तरफ होते हैं 7, दूसरी तरफ भी 7, और एक तरफ 9, दूसरी तरफ भी 9। एक तथ्य हो रहा है, फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी आपकी कहाँ पे? उत्तरांचल में। इसमें क्या बताया गया है? फूलों की घाटी में झाड़ी में लाल फूल थे, पत्थरों के बीच में सफ़ेद फूल थे, पीले पीले फूल कालीन जैसे फैले थे, और छोटे छोटे बीच में घास में नीले फूल थे। तो ऐसा लगता था बीच में तारे टिमटिमा रहे हैं। ऐसा जिक्र किया गया है फूलों की घाटी के बारे में, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या है कि फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड अब बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तरांचल। अब आगे देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, VVI कर लीजिएगा इसको, ये भी इम्पॉर्टेंट है। VVI क्या है? मधुबनी क्या है?
मधुबनी बिहार की एक चित्रकला है। मधुबनी तो आप जानते हैं बिहार में, मधुबनी बिहार की एक क्या है, चित्रकला है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ के लोग खुश होते हैं या त्यौहार में क्या करते हैं, चित्रकारी करते हैं, दीवारों पर चित्र बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, चावल को पीस लेते हैं, चावल वहाँ पे बहुत आया था यूपी का पूर्वांचल से एरिया जो बिहार पूरा, तो उसको पीस लेते हैं, उसमें रंग मिलाते हैं, रंग मिला कर उसमें कलाकृतियाँ बनाते हैं। कलाकृतियों में इंसान, जानवर, पेड़, मछली ये सब होते हैं। और रंग कैसे होते हैं, नील प्राकृतिक नील जो होती, हल्दी पीले रंग, और फूलों से रंग बनते हैं। मालूम है आप लोगों को, अभी कल बताऊंगा मैं कौन कौन से फूल होते हैं। तो नील, हल्दी और फूलों के रंग का प्रयोग करते हैं उसको चावल में मिला के दीवारों पर चित्रकारी करने में। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 तथ्य और है कि कचनार के फूल या सब्जी कहाँ पे बनाई जाती है। कचनार के फूल या सब्जी बनाई जाती है आपकी उत्तर प्रदेश में। कहाँ बनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, एक बार पूछा गया कि कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाते हैं लोग, तो कहाँ खाते हैं, उत्तर प्रदेश में। और केलों के फूल की सब्जी कहाँ खाते हैं, केलों के फूल की सब्जी खाते हैं महाराष्ट्र में। ये सब इम्पॉर्टेंट है। केलों के फूल की सब्जी कहाँ खाते हैं, महाराष्ट्र में। सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ खाते हैं, महाराष्ट्र में। केलों के फूल और सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ खाते हैं, महाराष्ट्र में। कचनार के फूल कहाँ खाते हैं, यूपी में। और एक सालन सब्जी का जिक्र है जो कि तरीदार सब्जी होती है। कैसी होती है, तरीदार सब्जी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कचनार का फूल यूपी और केलों के फूल और सहजन के फूल कहाँ मिलते हैं, आपके महाराष्ट्र में मिलते हैं। तो साथियों ऐसे कुछ तथ्य और बचे हुए हैं, जिसमें कि अभी बचा है सांप के बारे में बताना कि सांप कैसे सुनता है, उसको उसके कान में छेद होता है, मैंने कल बताया था, कुछ चीज़ों का अंडे देता है तो। और शेर कैसे पता करता है कि जान शिकार कितना दूर तक उसकी गर्जना होती है, ये सब जानकारी कल मैं दूंगा। और सब चीज़ों में बचे हुए। तो साथियों आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि सीटेट से रिलेटेड ही होगा। सीटेट को 2-3 पार्ट में और इसके हम लोग एनसीईआरटी को ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।